देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है वो माननीय हाईकोर्ट आरक्षण के विरोध में कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने टेक्निकल आधार पर, तकनीकी आधार पर कुछ फैसला दिए हैं। उस तकनीकी खामियों को सरकार जितना जल्दी हो दूर कर दे। कार्यकर्ता को संदेश देना चाहूँगा कि जो सरकार चल रही है वो न्यायप्रिय सरकार है, ऐसी हमें उम्मीद है, और वो हम लोगों के साथ ज़रूर न्याय करेगी और बहुत जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढ के लाएगी। पहले की तरह हमारी टीम वार्ड का भ्रमण कर रही है। मैं खुद भी हमेशा सुबह और शाम फील्ड में ही रहता हूँ। जन सरोकार के मामले को उठाते रहता हूँ और जनता से रूबरू होते रहता हूँ। जनता के कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना, जनता के समस्या को समाधान निकालना, ये हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हम समाज में हैं, और जब तक चुनाव नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाएं, एक्सटेंड हो जाए। हम लोग हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, चुनाव के साथ भी, चुनाव के बाद भी। नमस्कार। इस वक्त मैं आरडीएस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के पास हूँ, बाघा स्थित इनके क्लिनिक पर। माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है, जो चुनाव के महज 6 दिन पहले जो है चुनाव को रोका गया। चुनाव में ग्रहण आ गया है रोस्टर को लेकर। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया अभी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपकी राय है, क्या प्रतिक्रिया? जी, परसों माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बारे में मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। न्यायालय के बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आम लोगों में जो संदेश गया है वो इस निर्णय से नाखुश हैं, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग आता है, जिसकी संख्या लगभग 52% मानी जाती है, और इस समाज के जो लोग हैं उसमें खासी नाखुशी है, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा चीज़ था जिसके माध्यम से समाज के गरीब तबके के लोग राजनीति में हो या नौकरी में हर जगह संरक्षण पाते थे। तो राजनीतिक संरक्षण जहाँ तक मिलता था, कुछ उम्मीदवार इस समाज के रिजर्व किए जाते थे, उस उम्मीदवारी से समाज का कुछ प्रतिनिधित्व हो जाता था। क्या ये रोक से क्या ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से संदेश ये गया है कि हमारा ओबीसी समाज का आरक्षण ख़त्म हो रहा है। इससे समाज में काफ़ी नाखुशी है और लोग काफ़ी आहत हैं, और सरकार से वो संरक्षण पाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार माननीय हाईकोर्ट के फैसले को आगे ले जाएगी, इनको जहां ले जाना हो उनको, या अपने सदन के माध्यम से, चूँकि सरकार बहुमत की सरकार है, किसी भी तरह से जनहित के फैसले सरकार जल्दी से जल्दी ले, नहीं तो एक बहुत बड़ा गलत संदेश चला गया है समाज में। इसको जितना जल्दी हो सरकार ठीक करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का हम फैसला जो आया अभी, जो राज्य सरकार और चुनाव आयुक्त पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है वो माननीय हाईकोर्ट आरक्षण के विरोध में कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने टेक्निकल आधार पर, तकनीकी आधार पर कुछ फैसला दिए हैं। उस तकनीकी खामियों को सरकार जितना जल्दी हो दूर कर दे, क्योंकि ये सरकार का काम है। सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है और सरकार हमेशा जनहित में, जन सहयोग से काम करती है, और अभी जो सरकार है मेरे ख्याल से एक कल्याणकारी, जनहितकारी सरकार है। उम्मीद है कि सरकार के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए लोग अपने ओबीसी समाज के बारे में सोचेंगे और बहुत जल्द निर्णय करेंगे। वैसे अभी तक जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय से जो हमारे समाज के जो प्रत्याशी थे और जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। उनका चुनाव में काफ़ी, आजकल का चुनाव खर्चीला होता है और काफ़ी खर्च हो चुका है। अगर ये निर्णय नॉमिनेशन से पहले हो जाता तो शायद समाज का कम नुकसान होता, लोगों को कम हानि झेलना पड़ता, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि लोग काफ़ी कष्ट में हैं और सरकार से जल्द न्याय चाहते हैं। आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर गीता कुमारी मेयर पद की उम्मीदवार है, इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? आप फील्ड में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, वार्डों का भ्रमण कर रहे थे, आपके कार्यकर्ता प्रस्तावक में कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? जी, डॉक्टर गीता कुमारी मेयर पद के उम्मीदवार हैं बेगूसराय से, और चूँकि बेगूसराय एक सामान्य महिला सीट था, लेकिन सामान्य महिला सीट में भी चूँकि वो हम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसमें वो उम्मीदवार थी, इसीलिए बेगूसराय सामान्य महिला सीट के नाते यहाँ पर कोई चेंज मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है।
क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है अति पिछड़ा सीट के लिए ही ज़्यादातर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कार्यकर्ता में निराशा है, लेकिन हम लोग जो है अभी भी काफ़ी विश्वास से कह सकते हैं, चूँकि हम लोग हमेशा समाज सेवा में रहे हैं, अभी भी हम लोग फील्ड में ही रहते हैं, ज़्यादातर लोगों का सवाल का सामना करते हैं, लोगों को सवाल का समाधान हम लोग देने की कोशिश करते हैं। अभी भी मैं समाज से ही मिल के आया हूँ और हर जगह हूँ, समाज सेवा हमारा चलता रहेगा। आप अपने कार्यकर्ता की निराशा को कैसे दूर करेंगे, क्या कहकर दूर करेंगे? निश्चित रूप से कार्यकर्ता को संदेश देना चाहूँगा कि अभी जो है जो सरकार चल रही है वो न्यायप्रिय सरकार है, ऐसी हमें उम्मीद है, और वो हम लोगों के साथ ज़रूर न्याय करेगी और बहुत जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढ के लाएगी। सरकार को हम अभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, चूँकि सरकार अभी प्रयासरत है, दुर्गा पूजा का समय है, बहुत सारी व्यस्तताएं होती है, सरकार को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, चूँकि तकनीकी खामी है और माननीय हाईकोर्ट ने जो तकनीकी खामियां गिनाई है, उन तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द सरकार ठीक करेगी, ऐसे ये संदेश हम कार्यकर्ता को दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का चुनाव 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 2 फेज में होना था। इस चुनाव का आगे डेट कब होगा, क्या आपको लग रहा है? हमें उम्मीद है कि डेट तो बहुत जल्द से जल्द निकालना चाहिए, और हम सरकार से एक और मांग करेंगे कि जो सामान्य सीट है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करे, फिर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया में नहीं लाए उनको। जहाँ तक जिस सीट पर विवाद है, जैसे पूरे बिहार में मात्र 3 सीट पर ही मेरे ख्याल से विवाद है, मेयर और डिप्टी मेयर के जगह पे, जहाँ विवाद है वहाँ जो भी माननीय कोर्ट का फैसला आता है या माननीय कोर्ट और सरकार मिल के जो हल निकालेगी, उस हल के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो सामान्य सीट है, जहाँ लोग अपनी उम्मीदवारी दे चुके हैं, नॉमिनेशन करा चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, उस पर कोई छेड़छाड़ ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जनता में बहुत निराशा है, जो क्या होगा, अब डेट बढ़ गया, चुनाव कब, जो उत्साह था, उल्लास का माहौल था, जो नगर निगम का चुनाव होगा, नए मेयर बनेंगे, नए डिप्टी मेयर बनेंगे, नए पार्षद बनेंगे, उनमें बहुत उत्साह का माहौल अब गम में बदल गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव इस बार होने वाला था। इससे पहले जो भी चुनाव होते थे वो एक अलग प्रक्रिया के तहत होते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग असंतुष्ट रहते थे। इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में इस प्रक्रिया को अपनाया गया, जो कि हर तरह से सर्वथा स्वागत योग्य फैसला था, और हमें उम्मीद था कि ये बहुत आराम से ये चुनाव हो जाना चाहिए था। कतिपय कुछ कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद सरकार पर हम लोग अभी भी भरोसा करते हैं, चूँकि सामाजिक न्याय की सरकार है। हमें उम्मीद है ये सरकार जल्द से जल्द हम लोगों के हित में और ओबीसी समाज के हित में कोई न कोई मसला का हल ज़रूर निकाल के लाएगी। आपने पहले की तरह वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं या ब्रेक लगा दिए? जी बिल्कुल, मैं पहले की तरह हमारी टीम वार्ड का भ्रमण कर रही है। मैं खुद भी हमेशा सुबह और शाम फील्ड में ही रहता हूँ, जन सरोकार के मामले को उठाते रहता हूँ और जनता से रूबरू होते रहता हूँ। जनता के कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना, जनता के समस्या को समाधान निकालना, ये हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हम समाज में हैं, और जब तक चुनाव नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाएं, एक्सटेंड हो जाए। हम लोग हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, चुनाव के साथ भी, चुनाव के बाद भी। क्या अभी फेस्टिवल का मौसम है? क्या चुनाव अक्टूबर के बाद नवंबर में होगा या नए साल में? आपको क्या लगता है? सर, ये तो मेरा इस प्रश्न के जवाब देने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ, लेकिन हम बस उम्मीद कर सकते हैं, चूँकि न्यायप्रिय सरकार है, ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव करवाएगी और जो सामाजिक न्याय की क्रांति को आगे ले जाएगी। आप अपने वोटरों को क्या कहेंगे? हम अपने वोटरों से यही अपील करेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सरकार पे, समाज पे भरोसा रखें। निश्चित रूप से चुनाव होगा, और जब भी चुनाव होगा आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही प्रत्याशी को चुनने में इस्तेमाल करें, जो आपके क्षेत्र के विकास को आगे ले जा सके, आपके क्षेत्र का विकास संभव हो सके। यही हम अपने वोटरों से उम्मीद करें। क्या इस बार जनता डायरेक्ट मेयर, डिप्टी मेयर को चुनेगी? इसमें भी बदलाव हो सकता है? मेरे ख्याल से इसमें बदलाव नहीं होगा। ये एक पॉलिसी के तहत किया गया और समाज के सारे वर्गों ने इस चीज़ का स्वागत किया है, और माननीय हाईकोर्ट को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां आपत्ति है वहां मेरे ख्याल से जनहित में समस्या का समाधान सरकार ज़रूर निकालेगी।
माननीय न्यायालय ने जो आपत्ति जताया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? माननीय न्यायालय तो तर्क के आधार पर और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर फैसला लेती है। उनके फैसले के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। बस फैसले से थोड़ा आम जन प्रभावित हुए हैं, जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो इस फैसले से प्रभावित हैं। लेकिन उम्मीद है कि सरकार न्यायालय के साथ मिल के या उससे ऊपर के न्यायालय में चुनौती देकर या जिस भी तरह से हो, सरकार अपने ढंग से इस मसले का हल निकलेगा। जी बिल्कुल निकलना चाहिए, हमें उम्मीद है। बदलते मौसम के कारण और वर्षा के कारण शहर में गंदगी बढ़ गया है और डेंगू का प्रभाव सारे वार्ड में हो गया है। डेंगू प्रभावित लोग हो चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी वो समय में काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के वजह से तो अपना शहर जानते ही हैं, जो व्यवस्था है उसमें जगह जगह जल जमाव है और इसमें डेंगू का फैलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हर वार्ड से रिपोर्ट आ रही है। 10-15 पेशेंट, जहाँ तक मैं घूमता हूँ एज ए डॉक्टर भी, मेरे पास जो फीवर के पेशेंट आते हैं उसमें लगभग 75% केस अभी डेंगू के आ रहे हैं। और अभी मैं वार्ड का विजिट भी करता हूँ तो हर वार्ड से खबर, जैसे आज मैं कुछ वार्ड गया था, एक वगैरह गया था 45 नंबर वार्ड में, तो वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ के जो जन शिकायत थे कि एज ए डॉक्टर आप सर डेंगू के विषय में कुछ बताइए। तो डेंगू एक आम बीमारी है। डेंगू जो है जमाव के वजह से जो मच्छर फैलते हैं उसी के वजह से होता है। इसमें बचाव ही उपाय है। अगर आप बचाव कर लेते हैं, आसपास के जगह पे जल जमाव को ना होने दें, और अगर जल जमाव है तो स्वाभाविक है वहाँ पर तरह तरह के मच्छर का प्रकोप होगा। आप मच्छर से बचें। और अगर डेंगू आपको फीवर आ गया है तो निश्चित रूप से चेक करवा लें, चूँकि इसमें प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से गिरता है। चेक करवा लें और अगर हो सके तो कहीं भी एडमिट हो जाइए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल में। अगर तेज़ बुखार आ जाए एकाएक तो पेशेंट क्या करे? एकाएक तेज़ बुखार अगर यदि अभी आता है और शरीर में दर्द होता है तो 90% केस में डेंगू की संभावना अभी होती है। उस केस में सिंपल पैरासीटामोल, जिसकी कालपोल की गोली आती है 650 mg की, कालपोल जो कि सबसे कॉमन दवा है, नहीं तो पैरासीटामोल 650 mg, ये लोग सब जानते हैं। अगर आपका वज़न जो है 50 किलो से ऊपर है तो 650 mg पैरासीटामोल की टेबलेट लीजिए, तुरंत बुखार डाउन हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी बुखार रहता है तो निश्चित रूप से लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करें और हो सके तो एडमिट हो जाए, क्योंकि ये बीमारी कभी कभी जानलेवा होता है। सब बीमारी साधारण नहीं होती है। एक डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है जिसमें प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिरता है और आपके जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जैसे आँख से, कान से, नाक से, पेशाब पैखाना के रास्ते से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जो काफ़ी ठीक कंडीशन नहीं होता है, उसमें जान भी जाती है। डॉक्टर साहब, डेंगू अक्टूबर नवंबर में ही क्यों फैलता है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है, चूँकि बारिश का सीज़न ख़त्म होता है और उसके बाद जो है जल जमाव काफ़ी दिनों तक रह जाता है, इस वजह से प्रायः इस सीज़न में फैलता है। और चूँकि सीज़न चेंज करने का भी ये समय है, बारिश ख़त्म होता है, दूसरा सीज़न शुरू होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मौसम परिवर्तन और गंदगी। जी, बस यही दो कारण है। मौसम परिवर्तन। घर में कैसे रहें लोग, बचने के लिए उपाय? घर में जैसे बच्चे खेलने जाते हैं तो फुल शर्ट का, फुल बाँह का शर्ट पहने वो, और पैर में जो है वो कवर करे पूरी तरह से, और जूता मोजा ये सब चीज़, अगर मोजा वगैरह पहन के रखें ताकि कहीं भी बॉडी कांटेक्ट में, मच्छर के कांटेक्ट में नहीं आए। फिर भी घर में रहे, रात में सोते तो मच्छरदानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, मच्छर को भगाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर मच्छर आएगा तो हमको पता नहीं होता है कि किस तरह का मच्छर है। कॉमन मच्छर ही होता है डेंगू भी, और अगर काट लिया तो निश्चित रूप से डेंगू होगी। इसका बचाव ही उपाय है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर राजेश कुमार। चुनाव मेयर, उप मेयर, शहरी निकाय का चुनाव में ग्रहण लग गया है, चुनाव में रोक लग गया है, अगले आदेश का इंतज़ार है। इसी संदर्भ में डॉक्टर राजेश कुमार से हमने बातचीत की है, खुल के इन्होंने बातचीत किया। ये फील्ड में जा रहे हैं, अपने वार्ड में जा रहे हैं। डॉक्टर गीता कुमारी इनकी धर्मपत्नी मेयर पद की उम्मीदवार है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।